नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन शर्मा। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी हमारी भेंट हुई है। जी बिल्कुल। और आप किसी परिचय के मुहताज भी नहीं है। धन्यवाद। और आज बात फिर से हम मनोरोग की करेंगे, क्योंकि समाज में जिस तरह से विकृतियां फैल रही हैं जी, और जो कुकृत्य हो रहे हैं, जी बिल्कुल, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं जी, और और इनको जो है शायद गंभीरता से हमारा समाज नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए हमें जो है इस विषय को पर आज दोबारा से आना पड़ा है। जी। तो सबसे पहले आज के जो भूमिका है, आजकल की जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उस पर जी। थोड़ा सा संक्षिप्त में आप एक प्रकाश डालिए। जरूर। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत भानु जी कि हमें आपने दोबारा फिर मौका दिया है कि समाज को थोड़ा सा हम जागरूक कर सकें मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जो आपने बात करी थी और हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस करा था कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह की अभी तक लोगों में एक भ्रांति है, जिस तरह का अभी तक शर्मिंदगी और डर जैसा भाव था, कहीं ना कहीं ये कहें कि हमारी युवा पीढ़ी उससे थोड़ी सी उभरी है। अब लोग सामने आते हैं और कुछ बात बोलने लगते हैं कि अगर उनको कोई मानसिक चुनौती आ रही है तो वो मदद के लिए आगे आकर के बात करना कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है इसी तरह से ज्यादा विविधता की वजह से उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन और उतना ही ज्यादा क्राइम या असंतुष्टि बहुत बढ़ी है जी। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में कुछ ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो कि वाकई बताते हैं कि मानसिक तौर पर लोग कितने ज्यादा त्रस्त हैं, कितनी परेशान हैं। क्योंकि एक भी क्राइम अगर हो रहा है तो यकीनन उस व्यक्ति की मानसिक चुनौती इतनी ज्यादा है जिसका उसको समाधान नहीं मिल पा रहा है जी। तो वो क्राइम की तरफ जाता है। तो उसमें अगर आप परिवार की बात करें तो भी, या अगर आज के तारीख में किशोरों को देखेंगे आप, नई युवा पीढ़ी, वो भी इस चुनौती का सामना कर रही है। और इवन बुजुर्ग कोई ना हो तो उनको भी कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, बात आती है कि जैसे कि लोगों को लगता है कि एक तो हमारे शारीरिक रोग हैं और अभी तक भी लोगों में ये बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं आई है। आपके फाउंडेशन के माध्यम से फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के और विशेष इंगित कर रही है और बहुत ही सराहनीय प्रयास में उसका कहूंगा जी। अभी भी लगता है लोगों को कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है यार, ये तो सारा पागलपन के दौरे हैं, इनको किनारे करो या पागल खाने में डाल दो। बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या लग रहा है अभी तक का जो रिसर्च रहा है, जो आपकी अभी तक की जो मेहनत रही है जी, और जो जागरूकता आपने फैलाई है जी, वो किस तरह से जो है आपने क्या पाया है अभी तक? जी, आपको ये बहुत अच्छा बताएंगे कि देखिए, मानसिक रोग से पीड़ित होना एक अलग बात है जी, और मानसिक विक्षिप्त होना एक अलग बात है। तो मानसिक विक्षिप्त होकर के कोई आदमी अगर पीड़ित होता है तो यकीनन वो पागलपन की श्रेणी में आता है जी। लेकिन मानसिक रोग से ग्रसित होना बिल्कुल हमारे लिए वैसे ही है जैसे शारीरिक रोग में हमारा कोई कॉमन फ्लू हो जाना, मौसम बदलते ही हमें जो सर्दी जुकाम बुखार होने लगते हैं, इसको अगर हम मानते हैं शारीरिक कष्ट है, तो वैसे ही हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ाएं होती हैं। तनाव आता है, चिंता आती है, डिप्रेशन आते हैं, एंजाइटी आती है, लोग थोड़ा सा क्रोध में आ जाते हैं, अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं तो रिश्तेदार अगर नहीं बना पा रहे हैं, रिश्तेदारियां टूट रही हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं मानसिक चुनौती आ रही है, ये मानसिक रोग ही आता है जी। तो इसमें अब ये बहुत अच्छी बात हुई है कि लोग इतना ज्यादा जागरूक हुए हैं और हमें ये बताते हुए आपको बहुत खुशी होती है कि हमारी फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से हम निःशुल्क कैंप लगाते हैं, निःशुल्क हम कार्यशाला देते हैं। और अभी पिछले महीने में जब सितंबर महीना हम लोग खासतौर से सुसाइड प्रिवेंशन मंथ मनाते हैं, यानी आत्महत्या प्रतिरोध मंथ महीना, तो उसमें हमने बहुत सारे कैंप करे और कई ऐसे युवा मिले, कई ऐसे लोग मिले जो शायद भविष्य में ऐसा गलत कदम उठा सकते थे जी जी। जो शायद कहीं ना कहीं बीज था अभी और हो सकता था वो कहीं ना कहीं ऐसा रूप लेते तो अपना बहुमूल्य जीवन वो खत्म कर सकते थे। वो हमारे संपर्क में हुए, उनसे हमने जो चुनौतियां थी उनके साथ बात करी और आज वो एक स्वस्थ और कुशल जीवन जीत रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत लोगों के जीवन में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे पाए हैं। सर, बात अगर हम करें आजकल के जो बच्चे जिस तरह से अब मोबाइल आ गया है, उनको लगता है कि पूरी दुनिया में गेम की ओर जाते हैं, उनको जो है बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिल जाती है जी। लेकिन दूसरा पहलू अगर बात करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो पढ़ाई से बिल्कुल, तो उससे वो हटते जा रहे हैं जी हाँ। और एक तनाव की स्थिति परिवार में आ जाती है, बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा है, स्कूल में उसका ध्यान नहीं है जी। अब इस तरह का जो ये पूरा सामंजस्य हो गया है, जो इस तरह की जो घटनाक्रम ये जो चल रहा है जी, क्या वो भी मानसिक अपराध या मानसिक रोग की श्रेणी में आता है? हाँ, क्योंकि इससे हमारी मानसिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। हो क्या रहा है कि जो लगभग हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अब माता पिता बन रहे हैं,
वो इस तरह के एक बीच में फंस गए हैं कि वो अपने आप को तकनीक से दूर कर नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे माँ बाप होते थे, वो सीमित तकनीक में अपना जीवन गुजार रहे होते थे, तो हम उस श्रेणी में आ नहीं पाते हैं। और चूंकि हमारी नई युवा पीढ़ी है वो तकनीक के तौर पे बहुत एडवांस है। आज आप अगर देखते होंगे कि 5 साल 4 साल का बच्चा मोबाइल बहुत तेजी से चलाता है बगैर किसी मैनुअल को पढ़े हुए, वो उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो जेनेटिकली बहुत आगे बढ़ा हुआ है जी। उनके साथ हम कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं या उनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और पुराने जैसे बन नहीं पा रहे हैं जी। तो हम बीच में फंस गए, हम अच्छे भी नहीं हो पा रहे हैं और नहीं भी नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ गलतियां कर रहे होते हैं, उनको हम समय नहीं दे पाते हैं। उनको हम ज्यादातर जो भ्रांतियां होती हैं हमारे जो सोशल मीडिया साइट में, प्लेटफॉर्म में अलग अलग से कहीं सूचनाएं आती हैं, हम उसको हम लागू करने की कोशिश करते हैं और हम उनके मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमारा तालमेल आजकल खराब हो रहा है और बच्चे चूंकि सूचनाएं ले रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो सूचनाएं भ्रामक भी हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अधूरी है, उसका हर्ष नहीं पता चलता उनको। जब वो उसको आजमा के देखना चाहते हैं तब वो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है और वो एक क्षणिक होता है क्योंकि रोमांच की वजह से वो उसको कोशिश करते हैं, करके देखते हैं और जब उनको अच्छा आनंद आता है तो आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप बिल्कुल इस तरह से मानिए कि जब कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा हो और यातायात नियमों का पालन न करे और अगर उसका चालान ना हो पाया और वो पूरी तरह से बच करके पुलिस वालों से चालान से बच के वापस घर आता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक विजेता की एक भूमिका सी लगती है। उसको महसूस होता है कि मैं एक विजेता हूँ, आज मैंने बहुत बड़ा काम करा और मुझे किसी ने पकड़ा भी नहीं। तो अपराध के लिए वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जी। तो ये रोमांच था, लेकिन इस रोमांच को अब बढ़ाने के लिए वो इससे कुछ और ज्यादा उसमें चीजें जोड़ता है कि शायद आज मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, कल मैं थोड़ी स्पीड लिमिट भी क्रॉस करूंगा, परसों मैं थोड़ा सा स्टंट और करूंगा। तो इस तरह से वो रोमांच का स्तर बढ़ाता चला जाता है क्योंकि जैसे जैसे हमारे ब्रेन को कुछ ना कुछ खुशी मिलती है वो उसका स्तर बढ़ाना चाहता है। जैसे हम लोग आप देखते होंगे कई लोग रोमांच वाले खेल खेलते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, पहले वो 25 फुट की छलांग लगाते हैं, फिर वो 50 फुट की लगाते हैं, फिर वो आसमान से हवाई जहाज से स्काई स्केपिंग करते हैं, स्काई जंपिंग करते हैं बगैर पैराशूट सारी चीजों करके सिर्फ रोमांच के लिए। तो वो कहीं ना कहीं अपराध भी हो रहा है, अपने लिए भी खतरनाक है और दूसरे के लिए भी खतरनाक है। तो ये रोमांच जब हमारे ब्रेन को बढ़ाता है और हम उसको संतुलित नहीं कर पाते हैं तो यकीनन ये एक तरह से हमारे लिए रोगी हो जाता है क्योंकि उस वक्त दिमाग हम पे हावी हो जाता है, हम दिमाग को नहीं चला रहे होते हैं। अच्छा, बात आ रही है कि जैसे युवा आजकल नशे की ओर, बिल्कुल अपराध की ओर, बिल्कुल और बहुत सारे जो है कुकृत्य जो है वो करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो ये इसमें जो है जिस तरह से मानसिक रोगी वो बनता जा रहा है जी, उसके लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है? माँ बापों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? लेकिन भानु जी मैं आपको बहुत सराहनीय बात करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है क्योंकि आज अगर हम देखें तो उत्तराखंड पूरे देश में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आता है नशे में विलुप्त लोगों की वजह से, कि नशे की प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हो रही हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन आने वाले कुछ समय में हम लोग पंजाब को भी पछाड़ देंगे जी और सबसे ज्यादा नशे की प्रवृत्तियां हमारे पास हो जाएंगी। इसका कहीं ना कहीं ये कारण है, कुछ बच्चे रोमांच के लिए करते हैं क्योंकि जब वो मीडिया में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि शराब सिगरेट एक स्टेटस सिंबल सा महसूस होता है तो उनको लगता है कि हमें भी ये करना है जी। पार्टी है तो यानी इसके लिए बगैर पार्टी हो भी नहीं पूरी, ये करना ही पड़ेगा। तो जो वो करते हैं और उसके बाद रोमांच देखते हैं, बचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो चीजें रोज की हो जाती हैं। और दूसरी जो प्रवृत्ति आती है वो इस तरह की आती है कि लोगों में अगर ग्लानि है या कुंठा है, अगर वो किसी को अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं या किसी को चिढ़ा दिया गया है, परेशान कर दिया गया है, तो वो अपने आप को पनिश करने के लिए यानी सजा देने के लिए या अपने किसी निकटवर्ती जैसे माँ बाप हो गए या रिश्तेदार हो गए उनसे बदला लेने के लिए नशे की प्रवृत्तियां करना शुरू करते हैं। इसमें यह हो जाता है कि जब भी वो नशा करके बाहर से आते हैं या समाज में उनकी नाम खराब होता है तो उस बच्चे का नहीं होता, उनके पिताजी या उनके परिवार का नाम लिया जाता है कि गुप्ता जी का बच्चा, शर्मा जी का बेटा, वो सड़क पे ऐसा पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसको तसल्ली होती है कि मैं सीधे सीधे तो इनसे नहीं लड़ पा रहा हूं, तो मैं इस तरह से इनको नुकसान पहुंचाता हूं। तो ऐसी भ्रांतियों के लिए वो आदी हो जाते हैं और फिर आदी होने के बाद ये हो जाता है कि जब दोस्तों के साथ करने लगते हैं तो उनके साथ में उनको भी पैसे देने पड़ते हैं और वो पैसे देते देते कहीं कर्ज होने लगता है और उस कर्ज को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि तुरंत पैसा आए। तब आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसे कई केस आ रहे हैं जो पढ़ने वाले कॉलेज वाले बच्चे चेन छीन रहे हैं, गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, इस तरह के अपराध कर रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले और वो या तो नशे में लगा सके और या फिर वो कहीं उधारी चुका सके। बिल्कुल सर।
डॉक्टर साहब, अब बात हो रही है पति पत्नी की जी। और रिलेशनशिप की। जी बिल्कुल। जो आजकल देखा जा रहा है कि आज शादी हुई, एक हफ्ते बाद ब्रेकअप हो गया था, जी बिल्कुल। तलाक हो गया जी। और इससे जो है इस तरह से परिवारों में विघटन, या कुछ सालों के बाद बच्चे हो जाते हैं जी और फिर जो है ब्रेकअप। बिल्कुल। तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ता है, फिर जो है वो पारिवारिक स्थितियां क्या होती है और जी। समाज में क्या मैसेज जाता है। जी हाँ। तो इस तरह का बहुत ज्यादा घटनाक्रम बढ़ गया बहुत हो रहा है है। सर। आपको क्या लगता है, ये भी एक मानसिक रोग है? बिल्कुल, ये भी इस तरह के हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग होती है। तो जिस तरह का हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करेंगे, लैंग्वेज देंगे, वो वैसे ही काम करेगा। असल में हम एक रोल तो ले लेते हैं, हम पहचान ले लेते हैं, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं समझ पाते हैं। अगर एक लड़की कह रही है कि मैं परिवार से बहुत दबी हुई हूँ, मुझे आजादी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो देखती है कि शादीशुदा औरतों के पास शायद इतनी बंदिशें नहीं है जी। वो अपने कई डिसीजन ले सकती है, तो उसका भी एक लक्ष्य हो जाएगा कि मुझे शादी करनी है। और यहीं पर एक लड़का है जो कि व्यस्त रहता है, परिवार में काम करता है, कई जगह नौकरियां कर रहा है और वो चाहता है कि मेरे परिवार को एक देख रेख वाला मेरा एक साथी मिल जाए, तो मैं शादी कर लूं तो यकीनन मेरे परिवार को देख रेख के लिए एक सहयोगी मिल जाएगा और हमारे लिए अच्छा। वो भी शादी करना चाहता है। तो अब दोनों व्यक्ति करना तो शादी चाहते हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग है, शादी करने का कारण अलग है, पर्पज अलग है। एक लड़की कर रही है शादी इसलिए कि उसको आजादी मिलेगी और दूसरा ये चाह रहा है कि वो जो लड़की मिलेगी उससे हमारे परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो अब सोचिए अगर ये दो व्यक्ति की शादी होती है तो उस शादी से मिलने वाला जो उनको रिजल्ट होगा वो अलग होगा और यहीं से पहले दिन से ही मतभेद शुरू हो जाएगा। और जब मतभेद शुरू होगा तो ये मतभेद से बदल के मनभेद में बदल जाता है। तो यकीनन फिर बात आ जाती है जीत और हार की और वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व वाली बात आ जाती है। तो वो वर्चस्व के साथ आगे चलते हैं। और ऐसे ही जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया ब्रेकअप वाला, यकीनन आपको बता दें कि आज की युवा पीढ़ी में आप देखते होंगे कई बार 3 साल 4 साल तक उनके प्रेम संबंध बनते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा दिखाते रहते हैं और उनका एक मकसद होता है कि उनको शादी करनी है। वो अपने परिवार वालों को भी मनाएंगे, दूसरे परिवार को भी मनाएंगे, अपने आप को अच्छे से अच्छा रखेंगे एक लक्ष्य पाने के लिए कि हमें शादी करनी है। लेकिन शादी करने के बाद उनके जो संयुक्त लक्ष्य होंगे जुड़ करके, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, फिर वो टकरा जाते हैं। तो वो जब शादी कर लेते हैं वो कहते हैं अब इसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या है वो मिलता ही नहीं है, तो उनके अंदर बोरियत आने लगती है। एक दूसरे की शक्ल जिसको देखने के लिए वो तरस रहे होते थे, न जाने कितने बहाने बना करके बात करते थे, देखते थे, आज वही व्यक्ति हमारे लिए देखने को पसंद नहीं आता और हम उससे बचना चाहते हैं कि अच्छा है तुम ना दिखो तो ठीक है। तो ऐसे बहाने हमारे पास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास मकसद की कमी हो जाती है। तो ये मकसद की कमी होने के लिए बेहतर होता है कि जिस तरह से हम लोग हमेशा लोगों को बोलते हैं कि कोई भी आप जिम्मेदारी लेना जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी एक ट्रेनिंग ले लें, उसके बारे में प्रोसेस समझ लें कि क्या होता है। तो आपके माध्यम से मैं उन सारे युवाओं को बोलना चाहता हूं कि जो भी आप शादी करना चाहते हैं वो यकीनन या तो खुद अपने परिवार के किसी बड़े लोगों से और या किसी पेशेवर से ऐसा परामर्श लें, काउंसलिंग लें कि मैं शादी के बाद हम करने जा रहे हैं तो हमारे हितों का टकराव ना हो और हम आगे किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। तो यकीनन वो इस शादी को आनंद में और बहुत अच्छे से सहयोग के काम कर लेंगे क्योंकि अब वो दो मिलकर के एक टीम हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों को टीम के बारे में पता नहीं कि करना क्या है तो वहां पर झंझट होने लगता है और ऐसी ही चीजें उठ करके आती है सर शादी के कई बार 5-6 साल 8 साल 10 साल बाद, तब उनके यहाँ कोई बच्चे भी हो चुके होते हैं, जिम्मेदारियां हैं और आज के माँ बाप के पास क्या है कि बच्चा पैदा करना आसान हो गया है, माँ बाप बनना कठिन है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा माँ बाप की जब वर्कशॉप करते हैं या पेरेंट करते हैं हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपने माँ बाप बनना प्लान करा था या आप एक्सीडेंटली पेरेंट बन गए, यानी दुर्घटनावश आप अगर माता पिता बन गए हैं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सोच समझ करके बच्चा प्लान करा है और माता पिता बने हैं तो फिर आपने प्लानिंग या तो गलत कर ली है कि आप इंसान के बच्चे को पालने के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि कब आपको अपने कौन से हित, कौन से मनोरंजन, कौन से समय का बलिदान या त्याग करना पड़ेगा क्योंकि अब आप अपनी नई पौध को तैयार कर रहे हैं। अगर आप अभी भी उम्मीद करते हैं कि आपको वो पूरा समय मिले तो वो नहीं हो सकता है। आपके माध्यम से मैं ये जरूर बता दूं कि शुरुआत के 2 साल में जो माँ बाप बच्चों को पैदा करके पालते हैं, ये अध्ययन में आया है कि वो औसतन अपनी 6 महीने की नींद का नुकसान कर देते हैं। यानी 6 महीने में वो जितना सो सकते थे एक बच्चे को 2 साल तक पालने में उनकी वो नींद का नुकसान होता है। और हमारा मस्तिष्क इस तरह से प्रोग्राम है कि यदि आप एक रात भी नहीं सोते हैं तो वो इतनी ज्यादा नुकसान चीजें होती हैं जिसकी की भरपाई एटलीस्ट 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता लगता है ब्रेन को रिकवर होने में।
और ये नुकसान वैसे होते हैं जैसे आपको कोई शारीरिक चोट पहुंची हो। जी जी। तो इसी तरह से आपके सोच, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी बर्दाश्त की क्षमता, ये सारी प्रभावित होती है जी। और इस तरह से आपके जो डिसीजन होते हैं, जो हरकतें होते हैं, व्यवहार होती हैं, वो टोटल बदल जाती हैं। तो ये यकीनन एक मानसिक चुनौती है, क्योंकि जब आप कभी भी कोई पदभार ले रहे हैं, कोई रोल ले रहे हैं, तो आपको अपने आप को तैयार होना पड़ता है, खुद को भी और अपने साथी को भी। तो बेहतर है कि अगर माँ बाप दोनों इस बात पर एक दूसरे के साथ सलाह करें, और यदि परिवार में कोई बड़े हैं तो उनसे भी वो ये कह सकते हैं कि हमें अपने बच्चे को पालने में आपका बराबर का सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तब वो शायद अच्छे से हो जाएगा। तो वो चुनौतियों को आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पास अब तजुर्बा भी है, क्योंकि अभी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यकीनन उनको परेशानियां होंगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेकअप की बात हुई है जी। और जो प्रेम संबंध और रिलेशन की बात हुई है, जी। तो इसमें जैसे एक दो का एक होने से पहले जो है जी। काउंसलिंग होनी जरूरी है, बिल्कुल। एक दूसरे को यकीनन। समझना जरूरी है, और शादी से पहले कुल मिला के जो है वो तय कर लें जी। कि भाई अगर इसके बाद जी। ये चीजें आती हैं तो हमारे बीच संबंध बना रहेगा हाँ। या नहीं रहेगा। बिल्कुल। अगर वो समझते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती है तो उन्हें जो है अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, यही आप नहीं जोड़ना चाहिए, या फिर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहिए। जी। क्योंकि जैसे भी जब भी कभी वो जुड़ने लगते हैं एक साथ, तो देखिए कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, यानी हमारे विचारों में दिक्कत आ रही है। जी जी जी। जितने भी हम लोग शादी से पहले अगर जन्म कुंडली मिलाते हैं तो हमारे यहाँ गुण देखे जाते हैं, 16 गुण है, 18 गुण है, 20 गुण है, लेकिन हम ये कभी नहीं मिलाते हैं कि दोनों के विचार कितने मिल रहे हैं। जी। तो अगर गुण मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके बीच में कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर गुण मिलते ही शादी होती है तो आज हमारे पास शायद तलाक जैसे कुछ इतने बड़े केसेस ना आते, इतनी बड़ी संख्या में ना होते। ये सिर्फ इस बात से होते हैं कि दोनों के विचार में कहीं मतभेद आता है और कोई भी एक दूसरे के हित को ऊपर नहीं रखता और बदलना नहीं चाहता। तो वो कहता हम तुम्हारे लिए नहीं बदल सकते और हम तुम्हारे लिए नहीं बदल सकते। और ये खास तौर से इसलिए आता है कि मैं और तुम, इस भाषा को लेकर के और इस भावना को लेकर के, जबकि नए जोड़ों को ये समझना चाहिए कि जब वो इस शादी की जिंदगी में आते हैं तो वहां पर मैं और तुम समाप्त होकर के अब हम हो जाता है। तो अगर हम को लेकर के वो चलेंगे तो यकीनन ये बड़ा आसान होगा, और अगर एक दूसरे को सहयोगी और संबंधी को मदद की तरह से लेंगे तो उनकी ये विचार कभी दिक्कत में नहीं आएंगे। हाँ, अगर कभी आते हैं बाद में भी, क्योंकि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो अपने किसी बुजुर्ग की मदद ले सकते हैं या किसी पेशेवर से संकोच ना करें मदद लेने में। जी। और समाज के अंतर्गत आजकल देखा जा रहा है कि जो यौन अपराध है उनमें बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रहे हैं। जी। और विशेषकर कार्य क्षेत्र में तो जो है ये एक अपराध जो है मतलब सार्वजनिक हो चुका है। जी बिल्कुल। तो ये जो है मानसिक रोग की श्रेणी में है, और इसका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है? यकीनन देखिए ये बहुत ही संजीदा विषय है, क्योंकि यौन अपराध आप ये मान के चलिए कि हमारे पास आदिकाल से हो रहा है, ये जब से मानव जाति बनी है तब से हो रहा है। जी। लेकिन तब इसका इस्तेमाल होता था आधिपत्य बनाने के लिए, और ये सार्वजनिक रूप से अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण और जानवर, पशु पक्षी उन सब में है। क्योंकि जब भी कभी कोई नर किसी एक भी जाति का, पशुओं में अगर आप देखें तो वो अपने एरिया में यानी दूसरे के एरिया को अगर कब्जा करता है तो वो जुड़ी हुई जितनी भी मादाएं होती हैं उन सब के साथ वो यौन संबंध बनाता है, आधिपत्य बताने के लिए कि ये आप मेरे आधिपत्य में है। यही प्रवृत्ति इंसान की भी है, और ये आदिकाल से होती आ रही है। आपने सुना होगा कि जब कभी राजा महाराजा लड़ते थे तो जब भी कोई राजा हारता था तो वहां की जितनी भी महारानियां होती थी, रानी, दासियां, औरतें होती थी, उनको अपना दास या अपने आधिपत्य में ले लेते थे, ताकि ये पक्का हो जाता था कि ये हमारा ही राज्य है। आज के क्षेत्र में जब इस तरह की लड़ाइयां नहीं हो रही हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार बच्चे बचपन की कोई ऐसी आपराधिक घटना या कुंठा या दबाव से ग्रस्त हैं कि वो कहीं अधिकार नहीं बना पा रहे अपना, तो वो अधिकार स्थापित करने के लिए किसी और पर वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो वो यौन अपराध जब भी करते हैं तो उनको एक इशारा मिल जाता है, हाँ मेरा इसके ऊपर अधिकार है। और ये यौन अपराध सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जब तक दोनों में संभोग हो तभी होता है, ये और भी कई तरह से होता है। किसी को छेड़ देना, किसी के ऊपर कुछ कटाक्ष कर देना, किसी के कपड़ों को लेकर के कुछ बात बोल देना, या किसी की सामाजिक अवहेलना कर देना, इस तरह से कई भी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी गाइडलाइन दी हुई हैं कि कौन कौन सी चीजें यौन अपराध की श्रेणी में आती हैं। और अगर कार्य क्षेत्र में देखें तो ये वाकई में बहुत नुकसान करती हैं, क्योंकि जो भी विक्टिम इस सदमे से गुजरता है उसकी पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत नुकसान होती है।
जी। वो अपने परिवार में रिलेशन ठीक से नहीं बना पाता है, समाज में ठीक से लोगों के साथ जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो भय से रहता है, भयग्रसित रहता है। इसी तरह से अगर वो प्रोफेशनल है यानी व्यापार में काम कर रहा है, तो उसका जितना भी परफॉर्मेंस है वो डाउन होता चला जाएगा, और उससे आपको कंपनी की उत्पादकता भी खराब होगी और खुद उसकी भी खराब होगी। जी। तो इस तरह से वो चीजें उसके प्रोफेशनल और पर्सनल एंड पे ज्यादा होती हैं। और जब कभी ऐसा वो आवाज नहीं उठा पाता है या न्याय नहीं मिल पाता है, तो आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे पीड़ित लोग अपना जीवन खत्म होने से भी, करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, तो वो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये इसलिए है खास तौर से कि एक तो हमें जागरूकता नहीं है, तो बेहतर है कि हम अगर जागरूक कर दें या लोग जागरूक हों कि हम किस श्रेणी में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपराध अगर आपके साथ होता है तो ये बात जरूर है कि वो पहले कहीं ना कहीं आपको सूचना देता है, यानी अलार्म देता है। तो उस अलार्म में हम जागे या नहीं जागे, और अगर हम नहीं जागे तो यकीनन हमने उसको आगे बढ़ने के और मौके उपलब्ध कराए हैं। तो जैसे जैसे आप आगे और बढ़ते जाएंगे, सामने जो अपराध कर रहा है उसकी हरकतें और बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो भी पीड़ित है उसको आमतौर पर दबाया जाता है कि बेटा तुम ऐसी बातें मत करो, समाज में बदनामी होगी, समाज में बुरा होगा। तो जब वो एक पीड़ित इस बात को नहीं बोलता है, तो जो अपराधी है उसका हौसला बढ़ जाता है। वो कहता वाह मैंने कुछ ऐसा करा और सामने वाले ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और मैं बचा हुआ हूं, तो वो यकीनन इससे बड़ा अपराध करने के लिए और ज्यादा उसका हौसला खुलता है। इस तरह से वो बड़े अपराध करते 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 वो ऐसा सोचता है कि अब तो ये मेरे अधिपत्य में है, मैं जिसको भी चाहूं जैसा भी चाहूं परेशान कर सकता हूं। मतलब कुल मिला के जो यौन अपराधी है या मतलब जो इस तरह के कुकृत्य करता है उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने की उसको आवश्यकता जरूर है, क्योंकि समाज में एक सही संदेश जाना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि जो कोई ऐसा अपराध कर रहा है वो कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है, यानी उसकी अपनी खुद की आत्म छवि नहीं है या धूमिल हो चुकी है, या बचपन का कोई उसका ऐसा ट्रॉमा या आघात सदमा है जिससे वो अभी तक उबर नहीं पाया है। क्योंकि आम तौर पे आप देखें कोई बच्चों को स्कूल में या घर में कई बार हम लोग ऐसा शब्द बोल देते हैं जो पहचान में ले लेते हैं, जैसे तुम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा तो पैदा होना ही बेकार था, ये पता नहीं जिंदगी में कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा कह के उनके अस्तित्व, उनकी पहचान को चुनौती दे देते हैं। तो वो चुनौती को साबित करने के लिए वो चाहे अच्छा रास्ता हो या बुरा रास्ता हो, वो दोनों में से कोई भी एक रास्ता जो आसान दिखता है वो करता है और कहता है मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम रहेगा। इसी तरह के कुछ लोग आपको सुसाइड बॉम्बर जैसे लोग मिलेंगे जो आत्मघाती कदम उठाते हैं, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कितना बहुमूल्य जीवन खत्म कर रहे हैं। तो वो एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मेरा जो जन्म हुआ है वो सही हुआ है, तो पर्पस गलत लिया हुआ है। तो इसी तरह की भ्रम हमारे समाज में फैले हुए हैं, तो हमारे बच्चे कई बार ऐसी गलत रास्तों पे बढ़ जाते हैं आगे। जी डॉक्टर साहब, आजकल जैसे एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग जो है कर्जे में होते हैं, उन पर जो है अनावश्यक प्रेशर हो जाता है, या वो बहुत लालच में जो है कुछ धन वन ले करके जो है खुद को परेशानी में आ जाते हैं, और फिर वो जो है एक अपनी जो है सुसाइड की तरफ वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस मानसिक रोग के लिए जो है किस तरह से जो है अवेयरनेस होने की आवश्यकता है? जी यकीनन मानिए कि हर एक के पास अपने जीवन ऊपर करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है, लेकिन अगर उनके शौक या उनकी कोई ऐसी जरूरतें हैं जो उनकी अनावश्यक हैं, उसी के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है। और वो कर्ज कभी भी लेते हैं तो मैक्सिमम लोग आप देखें, ज्यादातर लोग तो समाज को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए ले रहे हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ ईएमआई का बहुत शौक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं फैशन से चला हुआ है कि हमारे घर में जरूरत हो या ना हो आसानी से ईएमआई मिलती है, तो हम वो सारे साधन ले लेते हैं शायद जिनकी हमें बहुत जरूरी आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए एक लग्जरी हो सकती है, लेकिन हम ले लेते हैं। अगर 2000 की चीज से काम होता है तो नहीं तो हम बड़ा वाला लेंगे, हम और ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे आय के साधन तो सीमित हैं और उसी में ही हमें चलाना है। तो जब इस तरह की चीजें आपके पास आती हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने आईफोन ले रखे हैं लोन और ईएमआई पे, और इसलिए लिए थे कि उनको समाज में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अब वही लोग जब वो फोन की घंटी बजती है तो उनको आफत मानते हैं, अरे यार मैं इसको कैसे उठाऊं, ये तो मेरे लिए घंटी खतरे की घंटी है। जी। तो सोचिए जिस चीज को आपने खरीदा था खुशी के लिए, आज वही यातना दे रहा है आपको। तो ऐसी यातना जब आएगा तो वो रोज आपके सामने चीज आ रही होगी, तो आप ग्रसित होंगे, परेशान होंगे, कुंठित होंगे, और ये सैडनेस जो दुख है लंबे समय तक चलता है, ये अवसाद में बदल जाता है।
और जब अवसाद पे बदल जाता है तो आपके पास ज्यादा कमाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सोचना कम हो जाता है। तो जब हमारी सोच संकीर्ण होती है तो ये हमारे दुख बड़े हो जाते हैं और हमारी क्षमता कम हो जाती है। और ये भी क्या आप जान लीजिए कि ये एक टेम्परेरी फेज है, यानी कुछ समय की बात है। तो इसको अगर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारे यहाँ के युवा या कई ऐसे लोग एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि मैं खत्म तो समस्या भी खत्म। जबकि वो ये नहीं देखते कि कुछ समय की बात है, अगर ये समय निकल गया तो समस्या भी अस्थायी है, उसके बाद वापस ठीक हो सकता है। लेकिन उस वक्त के लिए उनको जवाब नहीं मिल पाता है तो वो कहते हैं मुझे सारे सवालों से बचने के लिए, निंदा से बचने के लिए बेहतर है कि मैं खत्म हो जाऊं, दुनिया ही खत्म। ये बिल्कुल उस तरह से हो जाता है जैसे आपने अक्सर कबूतर को अगर देखें तो कबूतर जब कभी बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शायद बिल्ली मुझे नहीं देख रही, लेकिन ऐसे ही आंख बंद करते ही वो अपनी जान गंवा देता है। तो आत्महत्या से ग्रसित लोग भी कुछ ऐसा ही कर पाते हैं, जो कि आत्मघाती कदम उठाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं नहीं देख रहा हूं तो शायद समस्या भी खत्म हो गई। और इसी वजह से जब ये समस्या बनी रहती है तो उनका दिमाग उनको जागृत अवस्था में रखता है, उनको चेतावनी देता है, तो उनको नींद नहीं आती, आराम नहीं मिलता। इस नींद और आराम को लाने के लिए वो कहीं ना कहीं नशा या शराब या कुछ ऐसी चीजों का साधन लेते हैं जो उनको थोड़ी देर के लिए सुस्त कर दे, एटलीस्ट सोने का मौका दे। तो जब वो सो जाते हैं तो उनको लगता है आराम मिला, लेकिन जैसे ही वो जगते हैं तो समस्या वहीं खड़ी होती है। लेकिन वो जो छोटा सा आराम होता है उसके लिए उस नशे के वो बार बार आदी हो जाते हैं, क्योंकि उनको सोना या आराम करने के लिए उस बाहरी सोर्स का साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये फिर रहते रहते उनके लिए एक आदत में शामिल हो जाता है और रोजमर्रा की जीवन हो जाता है। तो यही अतिरेक हो जाता है, यही उनके लिए एक नशे की आदत लग जाता है, लत लग जाता है, और इससे छूटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वही कहते हैं कि एक समस्या के लिए हमने दूसरी चीज ले ली, तो एक कर्ज तो नहीं उठा, लेकिन हमने दूसरा शौक ऐसा लगा लिया जो कि शायद बहुत महंगा है, और वो कर्ज और बढ़ाता जाएगा। और जब हमें समाधान नहीं मिलता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि समस्या मुझसे जुड़ी है तो बेहतर अगर मैं खत्म हो जाता हूं तो समस्या करो। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब कभी भी कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेता है तो यकीनन वो अपने चाहने वालों के लिए समस्या बढ़ा देता है, क्योंकि जो भी उसने कर्ज या परेशानियां ले रखी हैं जिससे वो नहीं निकल पा रहा है, उसके जाने के बाद भी उसके परिजनों को या उसके निकटवर्ती को वो सामना करना पड़ता है। और उनके रहते हुए शायद हो सकता है कि ये समस्या निकल सकती थी और आसानी से होती, लेकिन उनके जाने के बाद ये समस्या बहुत विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के होने से परिवार में योगदान भी मिल रहा था, कुछ चीजें भी हो रही थी, और एक व्यक्ति का साथ होना कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए हौसला बढ़ाता है। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास ऐसा कोई विचार आ रहा हो तो कृपया ऐसा ना सोचें, और जब कभी भी ऐसा विचार हो तो यकीनन किसी पेशेवर के साथ मदद जरूर लें। आपका जीवन बहुत कीमती है और आपके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर हैं, और कई ऐसे हैं जो आपको प्रेम करते हैं और आप पे गर्व महसूस करते हैं। जी, और सर अंत में जो है जो ओवरऑल हमारी चर्चा हुई है उस पर आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं, अपना जो संदेश आप देना चाहते हैं? जी, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो आपको मानव जीवन मिला है ये बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, और आपको ये मान लेना चाहिए कि जब भी कभी आपको लगे कि आपका जीवन किसी काम का नहीं है तो सिर्फ इतना सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी अस्पताल में किसी बेड पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति वो जीवन पाने की कोशिश कर रहा है जो आज आप जी रहे हैं। वो उसी की मन्नतें कर रहा है, उसी की प्रार्थना कर रहा है। तो कृपया अपने जीवन को सार्थक बनाएं, और आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के जीवन चल रहे हैं, आपके ऊपर बहुत निर्भर हैं। आप अपने लिए भी अच्छा रहें और लोगों के यादगार बनने के लिए अच्छी चीजें करके जाएं, और आप इस पूरे संसार में अपना योगदान दें, खुश रहें और परिवार को भी गर्वित महसूस करें, और आपकी वजह से समाज और देश अपने आप ही गर्व महसूस करेगा। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे शो में आए, आपने बहुत सारी मानसिक रोग से जुड़ी हुई उनको समस्याएं भी, उनका निदान भी बताया, और समस्याएं का जो जिस तरह का सामंजस्य चल रहा है, जो परिदृश्य चल रहा है उसके बारे में चर्चा भी करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार बनर्जी जी। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन शर्मा, जो वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हैं, और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि आपका जीवन अमूल्य है, और जीवन में जिस तरह से आप जो है ये अपराध कर रहे हैं या अपराध की श्रेणियों में जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। दोषी होने के बाद आप अगर आपको इस समस्या से बाहर निकलना है तो आपको अपने जीवन के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा, और अपने परिवार के बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए। तो मिलते हैं आपको एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।